नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बिना टेंशन के पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था पेड़ पौधे पर प्रदूषण का प्रभाव। इस बार हम देखेंगे ये ईवीएस का चैप्टर लेकर के चल रहे हैं, एमपी टेट वर्ग 3 का। हमने लास्ट वीडियो में देखा था ये पेड़ पौधे पर प्रदूषण का प्रभाव। इस बार हम देख रहे हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन जो है उनके बारे में, उनका संरक्षण के बारे में क्या क्या सम्मेलन वगैरह हुए थे, वो सारी चीज़ें हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि आपको बजाना है घंटा। नवरात्रि का भी सीज़न चल रहा है। नीचे दिखे है सब्सक्राइब का बटन, वो सब्सक्राइब करिए और घंटा बजाइए। और नवरात्रि का सीज़न भी चल रहा है तो हम शुरू करेंगे। शुरू तो ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। तुम्हारे प्राकृतिक संसाधन उसके बारे में देख रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहले क्या है कि संसाधन ही क्या है। सबसे पहले तो उसके बारे में जानना जरूरी है कि संसाधन क्या है। वे समस्त तत्व एवं पदार्थ जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता रखता हो उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ज़्यादा इसमें है कुछ नहीं। संसाधन से आशय है उन तत्वों से है जो आर्थिक गतिविधियों में प्रयुक्त हो। आर्थिक गतिविधियों में प्रयुक्त होने से मतलब है उनका सीधा सा कि जिनमें से पैसा आता हो, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता हो, उस पर कुछ क्रियाएं होती हो, तो वो सब क्या है, आर्थिक गतिविधियों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए कि भूमि है, जल है, वनस्पतियाँ हैं, वन संसाधन है। आपको ये भूमि है, जल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये संसाधन ही तो हैं। अब इनमें भी हम देख रहे हैं कि संसाधन में भी क्या है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। उसमें दिया है हमारे प्राकृतिक संसाधन, सिलेबस में हमारे प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताया है। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखते हैं कि वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क रूप में प्राप्त होते हैं, मानव को उपहार के रूप में दिया जाता है, वो सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। एक तो मानवीय संसाधन होता है, कृत्रिम संसाधन होता है जिसे हम कहते हैं, वो प्राकृतिक नहीं है। जो मानव ने खुद अपने लिए बनाया, निर्मित किया है, वो निर्मित संसाधन होता है, कृत्रिम संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन जिसमें किसी का निःशुल्क रूप से प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है मनुष्य को। जैसे सूर्य का प्रकाश, नदी, झील का जल, खनिज आदि जो है, तो ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। इसमें जो है तो किसी भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। इसमें बिना मानवीय हस्तक्षेप के ये हमें प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। और इस पर जो है तो सूर्य का प्रकाश एक राजा और गरीब दो सभी को समान रूप से मिलता है। आगे हम देखते हैं कि इसमें प्राकृतिक संसाधन में उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन को उपयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक तो होता है वास्तविक संसाधन होता है और एक संभावित संसाधन होता है। वास्तविक संसाधन से तात्पर्य ये है कि जिसका मतलब है कि जिसके बारे में हम ऐसे संसाधन जिनके बारे में हमें जानकारी हो, उसका उपयोग हम कर रहे हो, किया जा रहा है, वो वास्तविक संसाधन। जिसके बारे में हमें जानकारी है उसका हम दोहन कर रहे हैं, वो वास्तविक हुआ। और संभावित का मतलब यही होता है कि जिसके बारे में हमें अभी पूर्णतः जानकारी नहीं है और उसका हम उपयोग भी नहीं कर रहे हैं, दोहन नहीं कर रहे हैं। हाँ, भविष्य में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी है, हम उसके बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, उसके बारे में शोध रिसर्च शुरू है। तो भविष्य में क्या हो रहा है, भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति से पवन ऊर्जा चल रही थी, वो संभावित थी, लेकिन आज उसका हम उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या सा वास्तविक है। 200 वर्ष पूर्व अगर तीव्र गति से हवा चल रही थी, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, उसके बारे में हम शोध कर रहे थे, तो वो क्या था, संभावित था। लेकिन अभी जो है तो ये वास्तविक हो गए, क्योंकि हम सामने देख रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। तो वही तमिलनाडु के नागरकोइल लेक है, तमिलनाडु का नागरकोइल और गुजरात के तट पर ये भी देखे जा रहे हैं इस तरह के। देखिए गुजरात और ये तमिलनाडु जो है तो ऐसे ही नीचे का भाग हम बनाते हैं, ये भारत का, तो यहाँ पर गुजरात होता है और यहाँ जो है तो ये तमिलनाडु का भाग है। कोरोमंडल यहीं पे है, कोरोमंडल तट, जहाँ दक्षिण उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है, यही एक तट है। तो यहाँ पर क्या है, ये तमिलनाडु के नागरकोइल और गुजरात के तट पर यहाँ पर जो है तो ऐसी पवनें ज़्यादातर हालांकि ये सब प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे अमूमन इस तरह की पवनें देखी जाती हैं और तीव्र गति से चलती हैं। वहीं लद्दाख देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर अभी जो यूनियन टेरिटरी बनी है, अभी लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम संभावित संसाधन है। यूरेनियम क्या है, संभावित संसाधन। वैसे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, झारखंड की बात करें हम, झारखंड में सबसे ज़्यादा मिलता है ये यूरेनियम। उपयोग की निरंतरता के आधार पर हम देखते हैं कि इसमें कितने प्रकार के बांटा गया संसाधनों को। नवीनीकृत संसाधन, अनवीनीकृत संसाधन हो गया, चक्रीय संसाधन हो गया।
आगे चल करके ऊर्जा के संसाधन भी मिलेगा, जिसमें ये नवीनीकृत हो गया, अनवीनीकृत हो गया, गैर परंपरागत हो गया, परंपरागत संसाधन हो गया। तो नवीनीकृत के बारे में हम ऐसे देखते हैं कि ऐसे संसाधन जिनको भौतिक यांत्रिकियों द्वारा या मशीनरियों द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता हो, उन्हें नवीनीकृत संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, बायोगैस, भूतापी वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, ये नवीनीकृत है, जिनका हम फिर से दोहन कर सकते हो, मतलब मशीनों द्वारा या भौतिक यांत्रिकियों द्वारा पुनः उनको उत्पन्न किया जा सकता है। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये पूछा जा सकता है पेपरों में कि परंपरागत है कि गैर परंपरागत है। तो ये सब क्या है, गैर परंपरागत है, यानी नवीनीकृत संसाधन है। और अनवीनीकृत संसाधन की बात कही जाए तो वहीं अनवीनीकृत संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग बार बार नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि ये कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जिसका एक बार उपयोग हो गया पुनः उसका उपयोग नहीं कर सकते, अनवीनीकृत हो गया। इन्हें परंपरागत भी कहते हैं, परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। ये ऊर्जा के लिए, ऊर्जा संसाधन में भी यही आते हैं। लेकिन कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यूरेनियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, वहीं कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीज़ें हैं। अपने यहाँ पेट्रोलियम जो है तो मुंबई हाई में है, और थोड़ा सा प्राकृतिक गैस भी वहीं असम के डिगबोई, नाहरकटिया में है कुछ। यूरेनियम झारखंड वगैरह में है, प्राकृतिक गैस वहीं, जहाँ ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों जगह है। लगभग कोयला जो है तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है, वहीं कोयला भंडारण में शायद झारखंड में। चक्रीय संसाधन की बात कही जाए तो ऐसे संसाधन जिनका अलग अलग रूपों में कई बार उपयोग कर सकते हो, जैसे जल संसाधन हो गया, लोहा हो गया। इनको कई रूपों में बदल बदल करके हम उपयोग कर सकते हैं कि जल संसाधन किस रूप में हम कर रहे हैं, कहीं बिजली बना करके कर रहे हैं तो कहीं हम सिंचाई करके कर रहे हैं, तो इसका विभिन्न रूपों में हम इसका उपयोग करते हैं। चक्रीय संसाधन यही होता है। तो हम नवीनीकृत, अनवीनीकृत एवं चक्रीय संसाधन के बारे में देखते हैं। दोस्तों नोट्स बनाइएगा, नोट्स बिना बनाए सफलता नहीं मिल सकती, और ये सफलता जो है तो बहुत ही कठिन है। जब तक अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाया जाएगा तब तक दूसरों के नोट्स पढ़ करके हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। सफलता हासिल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि हो न सके। तो हमने देखा था कि संसाधन के बारे में भी, प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखा, लेकिन अप्राकृतिक संसाधन के आगे संरक्षण की बात की जाती है कि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जा रहा है। तो संसाधन के संरक्षण की बात की जा रही है, तो उसमें से कुछ विश्व स्तरीय प्रयास किए गए हैं, उसको हम देख रहे हैं कि संसाधन संरक्षण के बारे में, या उन्हें हम पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं तो सम्मेलन के, पर्यावरण के बचाने के लिए, और साथ ही जो तो ये संसाधनों का संरक्षण ही तो है। तो संसाधन संरक्षण में क्या है, संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करके संरक्षण किया जाता है। संसाधनों का नवीनीकृत होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है, या फिर आप योजनाबद्ध तरीके से विवेकपूर्ण उसको दोहन करें तो उसका संरक्षण ही है। दोहन करें, उपयोग करें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, विवेकपूर्ण से उसका उपयोग करें, और साथ ही उनको नवीनीकृत होने के लिए समय देना चाहिए। तो ये सब क्या है, संसाधन संरक्षण ही। सबसे पहले देखते हैं कि इसके रूप में क्या कदम उठाया गया। पहले सम्मेलन कहाँ किस तरह से होता है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन ये स्वीडन के शहर में, शहर में होता है, स्टॉकहोम में। 1972 में मानव एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में सम्मेलन हुआ। यहीं पर एक UNEP की गठन होता है, जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन होता है जिसे कहते हैं। और 5 जून जो इसका परिणाम होता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाना शुरू हो जाता है। वैसे अगर आपसे पूछता है कि 5 जून पर्यावरण दिवस मनाना कब से शुरू होता है, तो ये सम्मेलन तो 1972 में हुआ, लेकिन पर्यावरण सम्मेलन जो है तो पर्यावरण दिवस 1973 5 जून से मनाया गया, क्योंकि ये पहला ही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये अपने हाथों से नोट्स बनाया हुआ है। हम भी कंप्यूटर से लिख सकते हैं दोस्तों, आसान होता है वो, ये बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन ये अपने हाथों से अगर बनाए हैं तो ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। सफलता तो आपके कदम चूमेगी, पेपर को नस्ते नाबूद करेंगे, इस बार धुआं करेंगे। एग्जामिनर सोचेगा कि सवाल पूछे तो पूछे कहाँ से। ऐसे थ्योरिकल चीज़ देखेंगे कि कहीं से एक किनारे से अगर हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं तो आसानी से हमें याद रहता है। किसी भी चीज़ को आप ट्रिक वाइज याद नहीं कर सकते, आप पूरा थ्योरिकल चीज़ याद रख सकते हैं अगर आपके माइंड में सेट होता है तो। हमने देखा था स्टॉकहोम सम्मेलन, उसके बाद हम देखते हैं तत्पश्चात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये यहाँ पर 1987 में होता है। ये माफ़ करिएगा, ये डिवाइस है, अपने हिसाब से भी चलते रहते हैं।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में होता है। ये कहाँ होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ये तो यह सम्मेलन कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में होता है, आयोजित होता है। यह ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है मॉन्ट्रियल शहर में ये प्रोटोकॉल। वहीं ये इसका जो परिणाम निकल के आता है तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस कब मनाया जा रहा है? 16 सितंबर को। इसका परिणाम क्या निकल के आता है? 16 सितंबर को कनाडा का ये दूसरा बड़ा विश्व का दूसरा बड़ा देश है कनाडा। ये सबसे सर्वाधिक तटीय क्षेत्रों वाला ये भी देश है कनाडा। और एक चीज़ और आप बताइएगा कि यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा कागज़ का उत्पादन यही होता है क्या, या कागज़ का सबसे ज़्यादा सप्लायर कनाडा ही है? वही हम देखते हैं कि रियो सम्मेलन जो है, तो यहाँ से 2-3 आप सवाल देखते हैं। सबसे सर्वाधिक तटीय क्षेत्र वाला कनाडा हो गया देश, वहीं सबसे बड़ा देश हो गया, सबसे बड़ा नहीं दूसरा सबसे बड़ा देश होगा रूस के बाद, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ये एक सीक्वेंस वाइज है। भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार, वही जनसंख्या में तो दूसरा स्थान है। लेकिन 16 सितंबर कहाँ से होता है ओजोन दिवस? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, रियो सम्मेलन आता है जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, द्वितीय विकास सम्मेलन भी कहते हैं। 1992 में होता है ये। दोस्तों अगर आपको वीडियो स्पीड लग रही है तो इसको आप थोड़ा सा इसकी स्पीड कम करके देख सकते हैं। यूट्यूब पर ये फैसिलिटी दी हुई, अगर धीमी लग रही तो आप 2x स्पीड करके देखिए, बहुत ही स्पीड में आपको ये थ्योरिकल चीज़ है जो है तो डिस्क्राइब होकर के मिलेगी। तो द्वितीय विकास सम्मेलन जो है तो 1992 में होता है। यह सम्मेलन ब्राज़ील में 1992 में होता है। 128 देशों ने भाग लेता है इसमें, ये जो है तो 128 देशों ने भाग लेता है। कहाँ होता है? ये ब्राज़ील में होता है। इसे रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय विकास सम्मेलन 1992 याद रखना मुख्य रूप से कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ तो 1992 में हुआ, ब्राज़ील में होता है ये। 128 देशों ने भाग लेता है। और 20वीं शताब्दी, जहाँ 1992 की बात करते हैं तो 20वीं शताब्दी कही जाती है, सबसे बड़ा कार्यक्रम कहा जाता है 20वीं शताब्दी का। मानव पर्यावरण पर आधारित था ये पृथ्वी सम्मेलन, मानव पर्यावरण पर आधारित था ये। 20वीं सदी में होता है। इसका जो इसमें एक एजेंडा 21 का निर्माण होता है, यानी एजेंडा 21 आप 21वीं सदी से रिलेट कर सकते हो उसको। एजेंडा 21 का मतलब एक मुद्दा का निर्माण होता है। MDG पर काम किया जा रहा है। MDG का मतलब होता है मिलियन डेवलपमेंट गोल, मतलब सहस्त्राब्द विकास लक्ष्य होता है। 2015 से इसके बीच में इसका लक्ष्य रखा गया था, समय इसका रखा गया था, वही हमने देखा था, वही हम आगे देखेंगे नेक्स्ट सम्मेलन के बारे में। ये सारी चीज़ें जो है तो संसाधनों की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित बचाने के लिए ये सारी चीज़ें करें। ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस प्रभावित करने वाली गैसों का के बारे में, उसको नियंत्रित करने के लिए ये सारी चीज़ें तो हमने देख रहे हैं। Rio+5 क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में होता है, वही हमने देखा तो 1992 पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में होता है। अब देखते हैं उसी Rio+5 इसको कहते हैं। Rio+5 इसलिए कह रहे हैं कि वही रियो सम्मेलन जो है तो पहला, अब उसके 5 वर्ष बाद 92 में होता है, उसके 5 वर्ष बाद ये क्योटो प्रोटोकॉल होता है। ये कहाँ है? 1997 में होता है। यह सम्मेलन जापान के क्योटो में आयोजित होता है। जापान का क्योटो, ये आप देखेंगे किधर विश्व में ऐसे ऐसे छोटे छोटे द्वीप में ही बना हुआ है। सर्वाधिक ऊंचाई पर इसकी राजधानी है टोक्यो। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में यह सम्मेलन जापान के क्योटो में आयोजित होता है। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसों की पहचान की जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सारी गैसों की इसकी पहचान करते हैं। ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाली गैस कौन कौन सी है उसको पहचान किया जाए उस पर। तो कब होता है? रियो सम्मेलन, Rio+5 सम्मेलन भी कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। हमने देखा था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन, फिर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, फिर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन, द्वितीय विकास सम्मेलन उसी को कहते हैं। वहीं Rio+5 कहा जा रहा है क्योटो प्रोटोकॉल को, 1997 में जापान में होता है। दोस्तों वीडियो को ऐसे ही आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा। उम्मीद मत करिएगा कि हम ये भी PDF आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप अपने हाथों से लिखेंगे तो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप दूसरे के नोट्स पढ़ेंगे तो हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते। आगे हम देखते हैं कि डरवन, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए, एक ही गारंटी है सफलता की। उम्मीद है कि आप ज़रूर बना रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे बढ़िया से। डरवन सम्मेलन के बारे में हम देखेंगे। Rio+5 का आ जा रहा है इसे 2002, क्योंकि 1992 में पहले हुआ था रियो सम्मेलन, फिर Rio+5 आया, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल जापान में होता है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के बाद उसकी जानकारी लेते हैं कि कौन कौन सी गैसें हैं। डरवन सम्मेलन के बारे में देखते हैं। Rio+10, चाहे डरवन सम्मेलन कहें चाहे Rio+10 कहें, या 2002 में होता है यह सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका, अब दक्षिण अफ्रीका यूरोप के नीचे वाला अफ्रीका महाद्वीप है,
ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में, जहाँ पर बहुत सारे मैच होते हैं, क्रिकेट वगैरह होते हैं डरबन में। तो अफ्रीका के डरबन शहर में सम्मेलन हुआ 2002 में। ग्रीन हाउस गैस की रणनीतियों की समीक्षा करनी थी। ये सारी चीज़ें क्या है, संसाधन हो गए, विभिन्न प्रकार की गैसों और पर्यावरण को बचाने के लिए ये सारे सम्मेलन किए जा रहे हैं। वहीं ये डरबन सम्मेलन कब होता है, 2002 में। तो बाली सम्मेलन जो है, तो आगे देखते हैं कि बाली सम्मेलन कब हो रहा है। तो बाली सम्मेलन 2007 में होता है। देखिए दोस्तों, बाली सम्मेलन के बारे में देखते हैं कि क्या है। 2007 में यह सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली शहर में होता है, पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित होता है। जब मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है, तो हौसलों ने मंजिलों के आंखों में आकर डाल के कहा था चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों, पेपर को धुआं करेंगे एक बार, अगर पेपर सामने आ जाए तो नस्ते नाबूद कर देंगे उसको, क्योंकि इसमें इस ऐसे पेपर बनेंगे कि आपको लगेगा कि ये तो हमने पहले ही पढ़ के रखा है। पेपर देखते ही लगेगा कि ये तो हमने पहले ही पढ़ करके रखा है। ऐसे थ्योरिकल चीज़ मिलेंगी यहाँ पे। हम देख रहे हैं बाली शहर के बारे में, बाली सम्मेलन के बारे में। 2007 यह सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली शहर में होता है, पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित होता है। बाली सम्मेलन 2007 में। इसके पहले 2002 में हुआ था एक Rio+10, उसी को हम डरबन सम्मेलन कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में होता है। इसके पहले रियो सम्मेलन Rio+5 होता है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान वाला होता है, 1997 में होता है। 1992 में रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय विकास सम्मेलन 128 देशों ने भाग लेता है, ब्राज़ील में होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बाली सम्मेलन हो। तो वहीं पेरिस सम्मेलन के बारे में देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये पेरिस सम्मेलन 2015। MDG की बात करता है 2015 से लेकर के इसका ISA 17 नाम दिया जा रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA का मतलब होता है, ISA का मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 17 इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं। गुरुग्राम 21वीं शताब्दी पर्यावरण पर आयोजित सबसे बड़ा सम्मेलन। वहीं 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा सम्मेलन जो है तो 1992 में हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन, उसी को हम द्वितीय विकास सम्मेलन भी कहते हैं। वही ये 21वीं शताब्दी का पेरिस सम्मेलन सबसे बड़ा सम्मेलन होता है पर्यावरण के लिए। ये MDG 2015 से काम कर रहा था। इसके लिए हालांकि यह भारत में फ्रांस के सहयोग से ये बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इसे कहा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अंतर्गत 17 लक्ष्य रखे गए हैं। इसके कार्यान्वयन की समय अवधि जो है तो 2015 से लेकर के 2030 तक रखी गई है। वहीं MDG की बात कही जा रही है तो मिलियंस डेवलपमेंट गोल था उसके पहले। अभी ये जो है तो इसमें जो है तो SDG की बात की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, सतत विकास लक्ष्य की बात कर रहा है इसमें। ये जो है तो इसका कार्यान्वयन का समय सीमा जो है तो ये 2015 से लेकर के 2030 तक रखा गया है। ये एक अलग से है COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 24। ये 2019 में किया गया था दोस्तों, मैड्रिड स्पेन में 2019 में हुआ था ये। दोस्तों आज यही तक रहेगा। आप उम्मीद है कि आप पढ़ते होंगे बढ़िया से। आप नोट्स बनाइए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मेहनत लगती है बनाने में। अगर कंप्यूटर में बनाए तो इसको आसानी से बना सकते हैं, दूसरे से लिखवा सकते हैं, लेकिन ये अपने हाथों से नोट्स बनाइए। लिखावट में मत जाइएगा दोस्त। काम अपने लिए आएगा, ये पढ़ने के लिए है। हम किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं, अच्छा लिखें ख़राब लिखें, लेकिन हम पढ़ाई करें बढ़िया से। तो इस तरह से हमारा आज यही चैप्टर ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से देखेंगे अपने ऊर्जा संसाधन के बारे में। हम पहले लास्ट वीडियो में देखा था पेड़ पौधे पर प्रदूषण का प्रभाव, ये हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में देख रहे हैं दोस्तों। इसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो आप यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढ लें, इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा EBS MPTET वर्ग 3 का, क्योंकि कई जगह हमने भी ढूंढा इसको, इस तरह से नहीं मिलते। हम कई किताबों से कंटेंट इकट्ठा करते हैं, फिर ला करके यहाँ पर आपको देते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, जिनको ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।